हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th हिंदी किताब मल्हार का चौथा चैप्टर पानी रे पानी। पानी रे पानी पाठ की पूरी व्याख्या अर्थ समेत एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए लाइन वाइज मैं आपको इसकी पूरी व्याख्या, पूरा सलाद, पूरा चैप्टर समझाऊंगी। ध्यान से बने रहिएगा क्लास में। और अगर आपने अभी तक अपनी अटेंडेंस नहीं लगाई है तो अटेंडेंस लगा दीजिए लाइक का बटन दबाकर, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने स्कूल का नाम लिख करके आप अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं। तो अटेंडेंस आने के बाद हम शुरू करते हैं चैप्टर जिसका नाम है पानी रे पानी। तो चैप्टर शुरू होता है पानी रे पानी। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा हमारा या तुम्हारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। तो लेखक ने हमें इन पंक्तियों में, पूरा पैराग्राफ मैंने आपके लिए पढ़ा, इसका अर्थ बताती हूँ अब, कि लेखक ने ये लिखा है कि ये पानी कहाँ से आता है। हम इस बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, हमने सोचा भी नहीं ज़्यादा। हाँ, लेकिन हमने जब भूगोल की किताब पढ़ी थी ना अपनी, तो उसमें हमने एक वाटर साइकिल पढ़ा था। जल चक्र जिसे कहते हैं, वाटर साइकिल एक चैप्टर था, वो पढ़ा था हमने। उस चैप्टर में बहुत सुंदर सा एक डायग्राम भी बना हुआ था और उस डायग्राम में क्या दिखाया था कि सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती और फिर पानी की बूंदें और फिर उसके बाद एक बहती हुई नदी और उस नदी के किनारे पर बसा हुआ एक गाँव या आपका और हमारा घर। यही नदी फिर बाद में क्या दिखाया कि यही नदी अपने आसपास का सारा पानी इकट्ठा करके समुद्र में मिल रही है। तो इस तरह से कुछ तीर बने हुए थे कि समुद्र से पानी ऊपर जा रहा है, ऊपर से फिर पानी नीचे आ रहा है नदी में, और नदी से फिर वो समुद्र में जा रहा है। तो इस तरह से पूरा एक चित्र बना था, एक चक्र बना हुआ था उस ज्योग्राफी की उस चैप्टर में। इन तीरों के सारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होती है और समुद्र में वापस जाकर मिल जाती है। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बातें, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के कार्यालय में, कारखानों और खेतों में पानी का अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। तो ये तो थी हमारी ज्योग्राफी की बातें जो हमने बचपन में पढ़ी थी ना अपनी ज्योग्राफी की बुक में। ये बातें तो हमें पता है कि पानी समुद्र से उठता है, सूरज की गर्मी से भाप बनकर ऊपर आसमान में चला जाता है और बादल बनकर वही पानी नीचे आ जाता है, फिर नदी उसको लेकर वापस से समुद्र में दे देती है। ये हमें पता है। लेकिन अब क्या है, हमारे कार्यालयों में, हमारे कारखानों यानी फैक्ट्री में, हमारे खेतों में कुछ अजीब सा ही चक्कर सामने दिखाई देता है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। आपके घर में भी परेशानी होगी ना, नल में पानी नहीं आता है, टाइम से आता है। सुबह मोटर चला लो, टंकी भर लो और उसके बाद दिन भर उससे काम करो, ऐसा होता है ना। लेकिन पहले जब हम बच्चे थे ना बेटा, उस समय पूरा दिन भर पानी चलता था नल में, कोई मोटर वोटर की जरूरत नहीं होती थी। टैप खोलो अपना, पानी आएगा, किसी भी टाइम खोलो दिन भर के, तो पानी हर डे में आता था। लेकिन अब पानी की इतनी शॉर्टेज हो गई है कि टाइम से सप्लाई मिलता है हमें पानी का। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सूं सूं की आवाज़ आने लगती है। हाँ, जब पानी की सप्लाई बंद होती है उस समय तो फिर नल खोलोगे तो आवाज़ ही आएगी। कभी देर रात को तो कभी बहुत सवेरे। पानी कभी कभी बहुत रात को देर से आता है और कभी कभी सुबह बहुत जल्दी आता है। बहुत जगहों पर ये परेशानी है पानी की। हालांकि टाइम तो दिया जाता है कि इस समय पानी आएगा, लेकिन फिर भी कभी बहुत जल्दी आ जाता है और कभी रात को देर से पानी आता है। मीठी नींद छोड़कर घर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े
भरते फिरो। हाँ, ये भी जरूरी, आप लोग कई इसके साथ रिलेट कर पा रहे होंगे, कई लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कई कई जहाँ रहते होगे आप लोग, आपके वहाँ पर इतनी ही परेशानी होगी कि रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, हल्ला हो जाता है गली में कि अरे पानी आ गया, पानी आ गया, जल्दी भर लो, जल्दी भर लो। तो सारे बर्तन लेकर के पानी भरने के लिए सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू मैं भी होने लगती है। बहुत सही कहा ये, जब किसी मोहल्ले में 2 दिन 3 दिन तक पानी नहीं आता है ना, फिर वो लोग अप्लाई करते हैं कि हमें एक टैंकर भिजवा दो, गवर्नमेंट से एक टैंकर मांगते हैं, वो अपने कॉम्प्लेक्स में जा कर के, नगर निगम में जा कर के उनसे मांगते हैं। और वहाँ पर जब वो आता है टैंकर पानी का, तो सब लोग अपने अपने घर से बाल्टियाँ, ड्रम वगैरह पानी भरने के लिए लेकर आते हैं। वहाँ पर ये लड़ाई देखी जा सकती है। या फिर कोई किसी मोहल्ले में एक नल लगा होता है बाहर सड़क में जाकर के, उस नल में, सरकारी नल में पानी आता रहता है, तो लोग उसी नल से भरते हैं। तो सुबह सुबह सबको जाने की जल्दी होती है, ऑफिस स्कूल वगैरह जाने की जल्दी होती है, तो वो उसी नल में जब लाइन लगती है ना, तब भी लड़ाई जरूर होती है वहाँ पर पानी के लिए। रोज रोज के इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। हाँ, आजकल तो सभी के घर में है, बिना मोटर के पानी अब नहीं आता है, सब लोग अपने पाइप में एक मोटर फिट करा लेते हैं। इससे घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आता है। तो कई घरों का पानी मोटर खींच लेती है और एक घर में आ जाता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है। हाँ, यहाँ ये लिखा हुआ है कि आसपास के लोगों का हक छीनकर अपने घर में मोटर लगा ली और वहाँ पानी आ गया। हाँ, ये चैप्टर कुछ पुराना लिखा हो सकता है, लेकिन आजकल तो सभी के घर में मोटर ही लगी हुई है। लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर कई घर यही करने लगते हैं। अगर किसी एक घर में मोटर लग जाए ना, तो सब लोग मोटर लगा लेते हैं। और आपको पता ही होगा, आपके मोहल्ले में सभी के घर में होगी मोटर। पानी की कमी और बढ़ जाती है, मोटर लगाने से पानी की कमी और बढ़ जाती है। थोड़ा बहुत पानी नल में आता है, फिर वो भी नहीं आता, क्योंकि लोगों ने मोटर लगाई है, मोटर सारा पानी खींच लेता है। अब जो बेचारे मोटर नहीं लगाए, उनके घर में पानी नहीं आता। शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। बहुत सही बात है, मैं बता रही हूँ कि चैप्टर बहुत पहले का लिखा हुआ है, इसलिए इतनी जानकारी लेखक ने उस समय के बारे में दे रखी है। लेकिन पानी तो आजकल बिक ही रहा है, आप लोगों को पता होगा। कई कंपनीज की बॉटल्स आती हैं जो पानी 10 रुपये का, 15 रुपये का, 12 रुपये का बॉटल बिकती है। तो पीने का पानी बिक रहा है बाजार में। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं, बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल रही है। ऐसा नहीं है कि पानी की तंगी हमारे छोटे मोटे शहरों में हो, बल्कि दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर जैसे बड़े बड़े शहरों में भी पानी की अब कमी है। मोटर से ही पानी आता है और कई बार वहाँ पर मोटर से पानी भी नहीं आता। पीने का पानी तो हर जगह बिक रहा है, गाँव की दुकानें हों चाहे शहरों की दुकानें हों, हर जगह वो 1-1 लीटर की बोतलें बिकती हैं पानी की, सब लोग उसी को पीते हैं। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। गर्मी के दिनों में खासतौर पर ये होता है कि पानी बहुत कम आता है और देश के कई हिस्सों में ऐसी हालत हो जाती है कि जैसे पानी का अकाल पड़ गया। अकाल समझते हैं ना आप, जो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाए, मिले ना, उसे कहते हैं अकाल पड़ना। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, जब बरसात आती है, बारिश का मौसम आता है, वर्षा ऋतु आती है, तब क्या होता है, लो सब तरफ पानी ही बहने लगता है। आपने देखा होगा कि आपके घर के आगे की जो सड़क है वो पानी से डूबी रहती है जब बारिश आती है। तो हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरी पर पानी भर जाता है। बड़ी वैसे ये फनी सा भी है, मजाक ऐसा लग रहा है कि बहुत कटाक्ष किया गया है सरकार के ऊपर, व्यंग किया गया है कि पानी जब हमें ज़रूरत होती है घर के अंदर, उस समय तो पानी आता नहीं है, लेकिन बारिशों में जब पानी की कम ज़रूरत होती है, हर जगह से टपक रहा है पानी, उस समय सड़कें भरी हैं, स्कूल भरे हैं, रेलवे स्टेशन भरे हुए हैं, रेल की पटरियां भरी हुई हैं, सब जगह जहाँ पानी भर सकता है वहाँ भरा होता है। मतलब पानी निकलने का रास्ता नहीं होता है, इसलिए पानी भरा रह जाता है। ये बाढ़ ना गाँवों को छोड़ती है, ना मुंबई जैसे बड़े शहरों को। और मुंबई जैसे शहरों को कहाँ छोड़ेगी, मुंबई जैसे शहरों में तो और ज़्यादा समस्या है। गांव में तो फिर भी खेती होती है ना, तो खेत जो होते हैं, खेत की मिट्टी जो होती है वो ऑब्जर्व कर लेती है पानी को। लेकिन शहरों में तो खेत होते नहीं, सड़कें होती हैं, तो सड़कें लबालब भरी रहती हैं। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है। बिल्कुल सही बात है, जब बारिशों का मौसम आता है तो कुछ दिनों के लिए ज़िंदगी बिल्कुल जकड़ जाती है। ऐसा लगता है कि हम बढ़ ही नहीं रहे हैं आगे। बच्चे स्कूल जाने के लिए परेशान हैं, नौकरी वाले लोग नौकरी पर नहीं निकल सकते हैं, गाड़ियाँ सड़कों में फंसी पड़ी रहती हैं क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। गाड़ी से भी अगर जाओ तो वो बंद हो जाती हैं पानी के बीच में, तो जा ही नहीं पाते लोग इधर से उधर।
ये हालात हमें बताते हैं कि पानी बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। यानी कि जब पानी की कमी होती है तब भी हम मुसीबत में, और जब पानी बहुत ज़्यादा है, बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा पानी इधर उधर भर रहा है, तब भी हम लोगों को मुसीबत है। तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं करते कि इन दोनों स्थितियों को हम ठीक से समझें, ताकि ज़्यादा पानी जब मिल रहा है उसको कम पानी मिलने वाले दिनों में उसको हम यूज़ कर लें, तो इससे हमारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। चलो क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाते हैं और एक उदाहरण से ये आपको सिखाया जाएगा अब कि जब हमें कोई पैसा देता था बचपन में, जब हम छोटे थे, आप तो अभी भी छोटे हैं, आपके पास गुल्लक होगी एक, जब आपको कोई पैसा देता है, मम्मी पापा या कोई रिश्तेदार आपके घर में आता है, आपको पैसे देके जाता है, आप क्या करते हैं, जल्दी से जाके अपनी गुल्लक में उसको जमा कर देते हैं। चाहे वो 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, जितने भी हैं आप उसमें डाल देते हैं, गुल्लक में जमा कर लेते हैं। जब आपको उन पैसों की जरूरत पड़ती है तब आप गुल्लक में से पैसे निकालते हैं ना। करेक्ट, ये समझ में आया ना आपको कि हम गुल्लक में पैसे जमा कर सकते हैं और जब हमें ज़रूरत हो हम उसको निकाल सकते हैं। तो फिर हमारी धरती जो है वो भी तो एक बड़ी सी गुल्लक ही है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। जब बारिश का मौसम आता है तो भगवान जी हमें खूब सारा पानी देते हैं। भगवान जी कहाँ से देते हैं, वही जो पानी नीचे से ऊपर गया होता है, बादल बन करके बादल जब बरसते हैं तो वो पानी नीचे आ जाता है, तो बरसात में तो हमें खूब सारा पानी मिल रहा है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारी जो पृथ्वी है वो एक गुल्लक है, तो हमें बारिश के पानी को इस गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमें गांव में, शहर में जो छोटे छोटे तालाब झील होते हैं ना, छोटे हों बड़े हों, तालाब हो झील हो, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हों। तो ऐसा करना चाहिए हमें कि जो तालाब और झील है हमारी, उसमें पानी भर जाए, वो वाला बरसात वाला पानी। इसमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिस कर छनकर जा मिलता है। तो जो तालाब और झील भर जाती है बरसात में, तो वो क्या होता है कि भरी हुई है, वो नीचे धरती में चल जाएगा पानी। बरसात का पानी जमीन ऑब्जर्व कर लेगी, चूस लेगी उस पानी को, धरती के अंदर चल जाएगा। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है। ऊपर से पानी बरसा, जमीन पर पड़ा और जमीन ने सोख लिया, जमीन के अंदर, धरती के अंदर चला गया वो, तो क्या हुआ कि फिर से वहाँ खजाना हो गया पानी का, पानी जमा हो गया वहाँ पर। पानी का ये खजाना हमें दिखता तो नहीं है क्योंकि जमीन के अंदर है, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और जमीन के लालच में हमने, देखिए अब लेखक हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो बारिश गिरती है वो झील, तालाब, नदी, समुद्र में जाती है और उसके बाद वो धरती के अंदर चली जाती है, वो धरती के अंदर पानी चला जाता है। अब पानी जब धरती के अंदर चला गया तो ये नहीं कि धरती उसको पी गई, वो वहाँ जाकर स्टोर हो गया। ठीक है, जब हमें ज़रूरत है पानी की तो हम धरती के नीचे से पानी निकाल सकते हैं। आपने देखा होगा ना, ट्यूबवेल वगैरह बने रहते हैं, गाँवों में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, ट्यूबवेल बन जाते हैं, तो वो धरती का ही पानी निकालते हैं बाहर। लेकिन क्या हुआ कि कुछ ऐसा दौर आया हमारे देश में कि हम लोग धरती के नीचे जो ये पानी छिपा हुआ है ना, इसको हम भूल गए। हमने क्या किया, तो हम लोगों ने जमीन के लालच में तालाबों को, झीलों को कचरे से पाट कर भरकर समतल बना दिया। हमने सारे झीलों में, सारे तालाबों में हमने क्या किया कि मिट्टी भर दी, कचरा कूड़ा भर दिया, तालाबों को खत्म कर दिया। और फिर क्या किया हमने मीन्स कई लोगों ने ऐसा किया कि उन्होंने तालाब और झील को ख़त्म करके उसके ऊपर बिल्डिंग्स बना दी और उन बिल्डिंगों को बेच करके पैसा कमाया। अब इतनी बड़ी गलती हमने की है तो इस बड़ी गलती की सज़ा अब हम सबको मिल रही है। अब इसलिए हमको गर्मी में पानी नहीं मिलता है, गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूब जाती हैं, क्योंकि बारिश में वो पानी जाएगा कहाँ। तालाब और झील तो हमने पहले पाट दिए मतलब ख़त्म कर दिए, उनमें कूड़ा भर के, मिट्टी भर के, तो अब वो पानी कहाँ जाए। इसलिए हमारे घरों में भरता है, सड़कों में भरता है, स्कूलों में भरता है, रेलवे स्टेशनों में भर जाता है पानी। अब यदि हमें अकाल और बाढ़ इन दोनों से अब बचना है, अगर हम बचना चाहते हैं इन दोनों चीज़ों से, अकाल से भी और बाढ़ से भी, तो हमें अपने आसपास के जल स्रोत का मतलब है वाटर बॉडीज, जो तालाब हैं, झील हैं, जिनमें पानी रहता है,
उनकी हमें सुरक्षा करनी होगी, अच्छे ढंग से उनको ध्यान से रक्षा करके रखना होगा। ये नहीं कि उनके अंदर कूड़ा डाल दें, हम गंदगी डाल दें जिससे वो ख़त्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। कूड़ा और गंदगी नहीं डालनी है हमें उस पर। जल चक्र हम ठीक से समझें, जब बरसात हो तो उसे थाम लें, जब बारिश हो तो हमें पता हो कि बारिश के महीने चल रहे हैं, आजकल बारिश हो रही है, तो उस पानी को हम समेट लें, अपने पास सुरक्षित रख लें, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें। जो हमारा ज़मीन के नीचे वाला पानी है उसको हम सेफ रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, यानी कि धरती के अंदर पानी जाता रहना चाहिए, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। अगर हम ऐसा करेंगे तो पानी कम नहीं होगा। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। अभी कितनी किल्लत हो रही है ना, अभी हमने थोड़ी बहुत गलतियां कर रखी हैं तो उसी की वजह से हमारे यहाँ पानी की कितनी कमी होती है, पानी नहीं मिलता है हमें गर्मियों में। अगर हम इन गलतियों को कंटिन्यू रखें, नदियों में गंदगी फेंकते रहें तो नदियाँ सूखती चली जाएंगी, तालाबों में कचरा फेंकते रहें, डेड बॉडीज़ फेंकते रहें, गंदे कपड़े फेंकते रहें, ये सब काम अगर हम करते रहें तो वो तालाब और झील सब खत्म हो जाएंगे। जब वो खत्म हो जाएंगे तो फिर हमारा जो बारिश का पानी है वो कहाँ जमा होगा, और नहीं जमा होगा तो फिर हमें गर्मियों में पानी नहीं मिलेगा। इसलिए हमें इन सब की वैल्यू को समझना चाहिए कि ये हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। तो तालाब, झील और नदियाँ, इनको हमें ख़राब नहीं करना है, इनको पाटना नहीं है, ये जैसे हैं वैसे ही बने रहें ताकि हमारे पानी का संग्रह करें और गर्मियों में हमें वापस से पानी मिल सके। ज़मीन के लालच में इनको बेचना नहीं है, इनके ऊपर बिल्डिंग्स नहीं बनानी है, कारखाने नहीं बनाने हैं इनके ऊपर, ये सब गलतियां हमें नहीं करनी हैं। तो लिखा किसने है ये चैप्टर लिखा है अनुपम मिश्र ने। तो अनुपम जी ने ये बहुत ही अनुपम बात कही है कि वर्षा के पानी को हमें सहेज कर रखना है, समेट कर रखना है, इकट्ठा करके रखना है। और कहाँ इकट्ठा करना है? वही तालाब और झीलों में इकट्ठा होगा, उससे धरती के नीचे जाएगा और बाद को हमें गर्मियों में धरती के नीचे से पानी वापस मिल जाएगा। ये था पानी रे पानी पाठ, जिसका मैंने आपको एक एक शब्द की व्याख्या करके अर्थ समझा के समझाया है। ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने सामने स्क्रीन पर आपके लिए लगा कर रखा है। इसमें देखिए आपको क्या दिख रहा है, जल संग्रहण टंकी दिखाई दे रही है, जल संग्रहण टंकी आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर इसमें पानी भरा जाता है। लोगों ने अपने घर के अंदर पर्सनल एक टंकी बना रखी है और आप देखिए कि उस टंकी में पानी कहाँ से गिर रहा है। ये देखिए, ये छत से पानी गिर रहा है, छत से, जो छत के ऊपर पानी इकट्ठा हो गया ना बारिश का, उसको धार लगा करके यहाँ पर इस टंकी के अंदर डाला जा रहा है और इस टंकी को ढक कर रख दिया जाएगा। ये बड़ी सी टंकी लोगों ने अपने घरों में बना रखी है। बारिश का पानी इसमें जमा होता है और जब गर्मियाँ आती हैं इसी में से पानी निकाल करके सारा काम हो सकता है। तो इस तरह से जल संग्रहण टंकी हम लोगों को भी अपने घर में बनानी चाहिए, जिससे बारिश का पानी इकट्ठा होता रहे और ज़रूरत के समय फिर हमें मिलता रहे। हमारी सरकार को भी ये काम करना चाहिए और हमें भी पर्सनल लेवल पर, व्यक्तिगत स्तर पर हमें ये काम करना चाहिए कि हमारे घरों में भी ये इस प्रकार की टंकियाँ हों। समझ में आया आपको? पानी रे पानी, तो ये था पानी की ज़रूरत पर आधारित और इसके क्वेश्चन आंसर्स अब इसके बाद की जो वीडियो आएगी उसमें इसके सारे क्वेश्चन, सारे अभ्यास होगा। तो आप इस व्याख्या को समझ गए। प्रश्न उत्तर भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, वो भी आपको समझ में अच्छे से आ जाएंगे। बड़े आसान और सरल तरीके से मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स कराती हूँ और जिस भी बच्चे ने क्लास को ध्यान से अटेंड किया है, पानी रे पानी समझ में आ गया है कि इसके अंदर लेखक क्या बताना चाह रहा है, तो क्या करना है आपको एक लाइक का बटन दबाना है और कमेंट बॉक्स में या तो अपना नाम लिख दीजिए या अपने स्कूल का नाम लिख दीजिए। जो भी बच्चा प्यारा सा कमेंट करेगा उसका कमेंट जरूर पढ़ा जाएगा आप ही की क्लास की वीडियो में। तो अभी तक ये जो मल्हार किताब है आपकी बहुत नई आई है, कई स्कूलों में अभी तक मल्हार शुरू नहीं कराई गई है, वसंत भाग 2 पढ़ाया जा रहा है वहाँ पर। तो आप लोगों के लिए मैं स्पेशल ये वीडियो बना रही हूँ ताकि नई किताब आने से आपको कोई परेशानी ना हो और आपको आसानी से प्रश्न उत्तर भी अवेलेबल हो जाएं। और क्वेश्चन आंसर्स में रिटर्न में मेरे वीडियो में रिटर्न क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, आप वहाँ से डायरेक्ट अपनी कॉपी में भी उतार सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अब अगली वीडियो में इस चैप्टर के प्रश्न उत्तरों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को और उसके बाद क्या करना है, बेल आइकन को दबाना है जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.